प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। तो उन दोनों ही वीडियो को आप एक बार जरूर देख लें। और पिछली वीडियो में जो हमने आखिरी टॉपिक समझा था, जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत है उसको हमने समझा था। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे का जो टॉपिक है उसको समझने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मौर्य प्रशासन व्यवस्था, ठीक है। इसमें मौर्य प्रशासन व्यवस्था को समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक भी है, बहुत सारे पॉइंट्स आपके इसमें बनने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, मौर्य प्रशासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो प्रशासन व्यवस्था का मतलब क्या है। प्रशासन व्यवस्था का मतलब है कि मौर्य साम्राज्य में किस तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया गया था, मतलब चलाया जाता था। शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सैनिकों का गठन कैसे किया गया था, प्रांतों का विभाजन कैसे किया गया था, कौन से ऐसे प्रांत थे या कौन से ऐसे राज्य थे जिसका विशेष महत्व था, है ना। बहुत सारी समितियां बनाई गई थी सैनिकों का संचालन करने के लिए, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को हम मौर्य प्रशासन व्यवस्था में समझते हैं। देखिए, जब हम मौर्य प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना होता है 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे जिसका विशेष महत्व मान सकते हैं, ठीक है। जिसमें से मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी राजधानी? पाटलिपुत्र। और 4 प्रांतीय केंद्र थे जिसका विशेष महत्व मौर्य साम्राज्य में माना जाता है। 4 प्रांतीय केंद्रों में पहला है तक्षशिला, दूसरा उज्जैनी, तीसरा तोसली और चौथा स्वर्णगिरी, ठीक है। ये 4 प्रांतीय केंद्र थे। इसके अलावा हम दूसरा पॉइंट बता सकते हैं असमान प्रशासन व्यवस्था। देखिए, या असमान शासन व्यवस्था हम कह सकते हैं कि भाई मौर्य शासकों का जो नियंत्रण था ना, वो अपने हर एक साम्राज्य के इलाकों पे एक जैसा नहीं था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत ही विशालकाय साम्राज्य था, बहुत ही दूर तक फैला हुआ था। जैसे कि अफगानिस्तान से लेके ये उड़ीसा के मैदानी इलाकों तक फैला हुआ था। कहाँ अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका, कहाँ उड़ीसा का मैदानी इलाका, दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। तो हर एक साम्राज्य के हर एक इलाके पे, हर एक प्रांत पे एक जैसी पकड़ इनकी नहीं थी, है ना। जैसे मान लो कि राजधानी है, राजधानी भी अच्छी पकड़ है इनकी, राजधानी भी अच्छे तरीके से नियंत्रण रखते थे। और आसपास के, राजधानी के आसपास के जितने भी प्रांतीय केंद्र होते थे उस पर भी इनका अच्छा नियंत्रण होता था। लेकिन जो दूर दराज के जो केंद्र थे ना, उन पे इनका अच्छा नियंत्रण, उतनी अच्छी पकड़ नहीं थी। इसीलिए हम कहते हैं कि मौर्यों की जो प्रशासन व्यवस्था थी ना, वो असमान थी, ठीक है। दोस्तों, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में आप बताएंगे प्रांतीय केंद्रों का चयन जो था ना मौर्य प्रशासन व्यवस्था में या मौर्य साम्राज्य में, प्रांतीय केंद्रों का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से किया जाता था। जैसे प्रांतीय केंद्र आप समझते होंगे, प्रांतीय केंद्र का मतलब होता है एक तरीके से राज्य आप कह सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में इस समय 28 राज्य, तो पुराने समय में प्रांतों में विभाजित होता था साम्राज्य पूरा, ठीक है। तो प्रांतीय केंद्र की अगर हम बात करें, जिसमें तक्षशिला और उज्जैनी की अगर आप बात करेंगे ना, तो ये दोनों ही प्रांतीय केंद्र लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थे, ठीक है। और इसके अलावा आप स्वर्णगिरी की बात कर ले, कर्नाटक में स्वर्णगिरी, तो स्वर्णगिरी जो है वो सोने के खदानों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी था। और इन प्रांतीय केंद्रों का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से किया गया था, क्योंकि इनके विशेष महत्व थे। दोस्तों, इसके अलावा आप चौथा पॉइंट बता सकते हैं कि आवागमन को बहुत ही सुचारू बनाया गया। नदी मार्ग और स्थल मार्ग से जो भी यातायात के जो साधन थे ना, उसको अच्छा बनाने की कोशिश की गई थी। क्योंकि यार, प्रांतीय केंद्र तक जाने के लिए, अगर राजधानी से प्रांतीय केंद्र तक जाना है तो कई हफ्ता या कई महीने लग जाया करते थे। इसीलिए वहाँ पे क्या था कि आवागमन को, यानी कि यातायात के साधनों को अच्छा बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा आप 5वां पॉइंट बता सकते हैं समिति तथा उपसमिति की भूमिका, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, मैक्सनीज जो एक यूनानी राजदूत था जो मौर्य साम्राज्य में आया था, तो अपने इंडिका नामक पुस्तक में उसने क्या किया था, 1 समिति और 6 उपसमिति का उल्लेख किया था, ठीक है। मतलब कि मौर्य प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया गया था, 1 समिति और 6 उपसमिति गठित की गई थी। इसमें से 6 उपसमिति के कार्य आपको बताने हैं। देखिए, 6 उपसमिति के जो कार्य है ना, अलग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ उपसमिति के बारे में, उसके कार्य के बारे में, ठीक है। तो अगर हम 6 उपसमिति की बात करें दोस्तों, जो पहली उपसमिति थी वो नौसेना का संचालन करती थी। नौसेना आप समझते होंगे, जो कि पानी में रहते हैं ना, या फिर नदियों में रहते हैं या फिर समुद्र में रहते हैं, उसको हम नौसेना बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी उपसमिति यातायात और खान पान का संचालन करती थी, यातायात आप समझते होंगे। और तीसरी उपसमिति जो थी वो पैदल सैनिकों का संचालन करती थी, मतलब पैदल सैनिकों को पूरी तरीके से संचालित करने की जो जिम्मेदारी थी वो तीसरी उपसमिति को दी गई थी। चौथी उपसमिति की बात करी तो अश्वरोहियों का संचालन करती थी, मतलब जो घुड़सवार सिपाही थे उनका संचालन करती थी, ठीक है, उसकी देखरेख करती थी। इसके अलावा 5वीं उपसमिति रथरोहियों की देखरेख करती थी, उसका संचालन करती थी। 6ठी उपसमिति की हम बात करें तो ये हाथियों का संचालन करने का काम करती थी। तो ये 6 उपसमिति है जिसकी विशेष भूमिका मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था में माना जाता है।
लेकिन इसमें से अगर हम दूसरी उप समिति की बात करें ना, तो दूसरी उप समिति की विशेष भूमिका थी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दूसरी उप समिति की थी। जिसमें से क्या दूसरी उप समिति का क्या काम था भाई, आपको पहले बता चुका हूँ कि यातायात और खान पान का संचालन करती थी। इसके लिए वो क्या करेंगे भाई, बैलगाड़ी की व्यवस्था करेंगी, है ना। सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था की करना इनकी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा जानवरों के लिए भी चारे की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी दूसरी उप समिति को ही दी गई थी। आखिरी पॉइंट हम बताएंगे अशोक के धम्म के बारे में, ठीक है जी। धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी अशोक ने। तो हम धम्म महामात्रों की बात कर लेते हैं। धम्म महामात्र होते कौन है, देखिए धम्म महामात्र एक तरीके से विशेष अधिकारी हुआ करते थे जिसकी नियुक्ति अशोक ने की थी। अब ये धम्म महामात्र का काम क्या था भाई, देखो धम्म महामात्र क्या करते थे, अशोक के धम्म का प्रचार करते थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अशोक के धम्म के प्रमुख उपदेश भी बताए थे। तो अशोक ने क्या किया था, अशोक ने बोला कि भाई जो व्यक्ति मेरे इस धम्म के सिद्धांत को मानेगा वो इस दुनिया में और आगे आने वाली दुनिया में क्या रहेगा, सुखी रहेगा। और अब धम्म को फैलाना था तो उसने क्या किया, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जिनका काम क्या था, धम्म का प्रचार करना। और ये अधिकारी क्या कहलाते थे, धम्म महामात्र कहलाते थे। और ये अधिकारी पूरे साम्राज्य में घूम घूम के अशोक के धम्म का प्रचार किया करते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मौर्य प्रशासन व्यवस्था के लगभग 6 से 7 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके एक बार आप दोबारा देख लो, सभी पॉइंट्स को दोबारा से आप समझ लो। दोस्तों अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, ठीक है। मतलब हम मौर्य साम्राज्य को कितना महत्व दे सकते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य के अलावा भी बहुत सारे ऐसे साम्राज्य थे जो कि भारत में फले फूले थे, बहुत ज़्यादा विकसित हुए थे, है ना, उनका विकास हुआ। लेकिन मौर्य साम्राज्य को हम भारतीय इतिहास में कितना महत्व दे सकते हैं उन दूसरे साम्राज्यों की तुलना में। तो देखिए यार इसको लेकर ना इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ बहुत ही कम महत्व देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हम मौर्य साम्राज्य को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। इसके पीछे 3 कारण आपको बताने हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आप ये बता दें कि भाई मौर्य साम्राज्य की जो मूर्ति कला है ना वो बहुत अच्छी थी, एक अद्भुत कला के प्रमाण माने जाते हैं भाई। पूरे भारतीय इतिहास में सबसे अच्छी मूर्ति कला इन्हीं की मानी जाती है। इसके अलावा आप बता सकते हैं शक्तिशाली शासक। भाई मौर्य शासक ऐसे तो भाई दूसरे शासक भी, दूसरे साम्राज्य के शासक भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन मौर्य साम्राज्य के शासक भाई अलग ही लेट में, मतलब अलग ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। इसके अलावा उपाधि का इस्तेमाल नहीं करते थे। उपाधि क्या होता है, देखिए उपाधि एक तरीके से पुराने समय में राजा महाराजा क्या करते थे, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए उपाधियों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि महाराजाधिराज, स्वर्गपुत्र, देवपुत्र, इस तरीके की उपाधि लगाते थे। लेकिन मौर्य शासकों ने अपने नाम के आगे किसी प्रकार की उपाधि नहीं लगाया था। वैसे अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने प्रियदर्शी और देवना प्रिय जैसे उपाधि लगाया था, बट कोई ज़्यादा बड़ी उपाधि उसने अपने नाम के आगे नहीं लगाया था, ठीक है ना। तो जिस कारण भी क्या है कि मौर्य शासकों को ज़्यादा महान बताया गया है, मौर्य साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण साम्राज्य भारतीय इतिहास में बताया गया है। अब कम महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, तो भाई आप पहला पॉइंट तो ये बता दें कि यार बहुत ही कम समय तक ये शासन कर पाए मौर्य शासक। सिर्फ 150 साल तक ही मौर्य साम्राज्य भारत में टिक पाया, जो कि भारतीय इतिहास में एक बहुत ही छोटा समय माना जाता है, बहुत ही कम समय माना जाता है। दूसरा पॉइंट कि यार मौर्य साम्राज्य केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित रह गया, दक्षिणी भारत में इनकी अच्छी पकड़ थी ही नहीं, ठीक है ना। केवल उत्तरी भारत पे अच्छा नियंत्रण बना के रख पाए, इस कारण भी मौर्य साम्राज्य को कम महत्वपूर्ण माना जाता है। सो गाइस ये तो हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर लिया जो कि उत्तरी भारत में फला फूला था। लेकिन अब हम दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और कुछ सरदारों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दक्षिण भारत के राज्यों को हम उस समय कहते थे तमिलकम क्षेत्र, मतलब तमिलकम क्षेत्र के नाम से हम दक्षिण भारत को पुकारा करते थे। और ये दक्षिण भारत में अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का जो कुछ हिस्सा है उसको हम क्या बोलते थे, तमिलकम क्षेत्र। और इस तमिलकम क्षेत्र में 3 शक्तिशाली साम्राज्य का विकास होता है जिसको हम चोल, चेर और पांड्य कहते हैं। इसको आप एक तरीके साम्राज्य कह सकते हैं या फिर आप सरदारी कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे सरदार का शासन हुआ करता था। अभी देखिए सरदार होते कौन है, देखिए सरदार एक तरीके से शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है, और जिसका काम क्या होता था कि भाई अपने लोगों को संगठित करके रखता था, ठीक है, विशेष अनुष्ठानिक कार्यों को संपन्न करता था। जैसे कोई पूजा पाठ है, यज्ञ है, उसको संपन्न करने का काम करता था। युद्ध के समय अपने लोगों को जुटाता था, एकजुट करता था, उसका नेतृत्व करता था, विवादों को सुलझाने का काम करता था, है ना, भेंट इकट्ठा करता था, जो भी शिल्पकार है या फिर व्यापारी है उनसे भेंट लेता था, ठीक है। तो ये सरदार का काम होता था। सरदार एक तरीके से शक्तिशाली व्यक्ति है।
इसके अलावा इनका जो पद था ना वो भी वंशानुगत होता था, मतलब अगर कोई सरदार है उसका बेटा मर गया, मतलब वो मर गया तो उसका बेटा जो है वो अगला सरदार बनेगा। इसको हम बोलते हैं वंशानुगत प्रणाली, है ना। इस चीज़ को आप जानते होंगे। तो देखिए दोस्तों, इन सभी सरदारों के बारे में या सरदारी के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ना, वो तमिल संगम ग्रंथ है। मतलब दक्षिणी भारत का जो इतिहास है उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो तमिल संगम ग्रंथ से आपको क्या करना होगा, जानकारी जुटाना होगा। ठीक है। अब तमिल संगम ग्रंथ तमिल भाषा का एक ग्रंथ है। संगम मतलब होता है भाई मिलाप। हुआ क्या कि दक्षिण भारत के इतिहास को उतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन दक्षिण भारत के जो कुछ कवि थे उन्होंने क्या किया, इकट्ठे हुए बहुत सारे कवि और एक ग्रंथ लिखा जिसको उन्होंने क्या बोला, संगम ग्रंथ बोला, जो कि दक्षिण भारत के इतिहास को हमें बतलाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो भाई कई सरदार उस समय क्या करते थे, लंबी दूरी के व्यापार के माध्यम से राजस्व जुटाते थे। ठीक है, इस बात का भी पता हमें तमिल संगम ग्रंथ से चलता है। अब इसमें आप सातवाहन एक राजवंश था उसकी बात कर सकते हैं। ये जो सातवाहन थे वो महाराष्ट्र से शासन चला रहे थे और लगभग इनके हम समय काल की बात करें तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। और कहाँ से शासन कर रहे थे सातवाहन, महाराष्ट्र से। इसके अलावा कुछ मध्य एशिया से एक शक वंश के राजा वगैरह आए थे, शक जिनको हम बोलते हैं, मध्य एशिया से आए थे और एक गुजरात से शासन चला रहे थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, राजस्व जुटाने के लिए लंबी दूरी के व्यापार के माध्यम से एक तरीके से राजस्व जुटाने का काम किया करते थे। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण के राजा और सरदार जो टॉपिक है उसमें ये चीज़ें आपको समझा रखी है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक समझ लिया है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाकी आगे के जो टॉपिक है आपको अगली वीडियो में समझाया जाएगा। कुल मिला के 5 पार्ट्स में ही हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। तो 3 पार्ट तो भाई मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया हूँ। 2 पार्ट्स और आएगा इस चैप्टर के ऊपर जिसमें हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट